हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है पुष्प की संरचना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ये वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो में हम लोग पुष्प के विभिन्न भाग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि पुष्प में क्या क्या चीजें होती हैं जो जनन में हिस्सा लेती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या भाग हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पुष्प के दो प्रमुख भाग होते हैं या पुष्प के दो प्रमुख अंग होते हैं। एक को हम कहते हैं सहायक जनन अंग और दूसरे को हम कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। तो जो सहायक जनन अंग होगा वो निश्चित रूप से केवल सहायता करेगा, वहां पर वो सहायता करेगा, और वास्तविक जो जनन अंग है वो है प्राथमिक जनन अंग। ये स्टूडेंट्स, आपके सामने एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। ये एक टिपिकल फ्लावर का एलियस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, अर्थात ऊपर से नीचे उस फ्लावर को काटा गया है और कैसे वो संरचना दिखाई पड़ती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में सबसे नीचे की ओर आपको एक डंठल नुमा रचना दिखाई पड़ रही है, और ये वो भाग है जो प्लांट से सीधे जुड़ा हुआ है। प्लांट के टहनी से सीधे वो जुड़ा हुआ है, उस भाग को हम लोग कहते हैं पेडिसिल या पुष्पवृंत। पेडिसिल या पुष्पवृंत जो होता है वो सीधे सीधे वो प्लांट से जुड़ा रहता है। इसका जो दूसरा भाग वो फूला हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, और इस फूले विभाग का नाम है थैलेमस या पुष्पासन। वास्तव में ये थैलेमस या पुष्पासन क्या काम करता है? पुष्प के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों को सपोर्ट करता है, अर्थात सारे के सारे ये पार्ट्स जो हैं इस पुष्पासन पर ही व्यवस्थित होते हैं। तो ये इसका काम है, सारे पार्ट्स इस पुष्पासन पर लगे होते हैं, इस नाते इसको हम आसन का नाम देते हैं। आसन का मतलब क्या होता है? आसन जहां आप बैठते हैं वो तो आसन होता है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो इसी आसन पर व्यवस्थित हैं, इस नाते इसका नाम है पुष्पासन या थैलेमस। इसके बाद जो है अब आपका जो प्रमुख भाग आपको दिखाई पड़ेगा, तो यहां आप देख पा रहे होंगे कुछ हरे हरे रंग की संरचना, या बाहर फूल के बाहर अगर किसी फूल को आप देखें तो उस फूल में आपको बाहर की तरफ कुछ पतली, कुछ छोटी, और कुछ में 2, कुछ में 3, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 9, बहुत सारे, मतलब जिस प्रकार का पुष्प होता है उसके हिसाब से ये बाह्यदल पुंज उसमें पाए जाते हैं। बाह्यदल पुंज हरे रंग की संरचना होती है। अलग अलग जातियों में बाह्यदल पुंज की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। इसके बाद जो संरचना होती है वो पेटल कहलाती है, पेटल। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो बाह्यदल पुंज है, बाह्यदल पुंज का कार्य क्या है? बाह्यदल पुंज का कार्य जो होता है वो इस इनर होल जो बचा हुआ है इन सब का प्रोटेक्शन करना, उन सबकी सुरक्षा देना। अंदर वाले भाग की सुरक्षा करने का काम ये आप कौन करता है? ये बाह्यदल पुंज करता है। आप एक कली को देखें, कली, तो कली में क्या आप देख पाते हैं कि अंदर रंगीन भाग कुछ अंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन उसको घेरे हुए रहता है। ये बाह्यदल पुंज चारों ओर से उसको घेरे हुए रहता है। तो वो कैसा होता है? वो हरे रंग का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाह्यदल पुंज है, ये बाह्यदल पुंज अंदर वाले भाग का प्रोटेक्शन करता है, अंदर वाले भाग की सुरक्षा करता है। इसके बाद आप देखते होंगे रंगीन भाग जिसको आप पंखुड़ियां भी बोल सकते हैं। पंखुड़ियां लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन विज्ञान की भाषा में उसको पंखुड़ी नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको दल पुंज बोला जाता है। और एक के लिए एक पेटल का इस्तेमाल किया जाता है, पेटल। वो वास्तव में रंगीन क्यों होते हैं? रंगीन इसलिए होते हैं कि ताकि वो पॉलिनेटिंग एजेंसीज को
परागण में हिस्सा लेने वाले जंतुओं को या कीटों को अपनी ओर आकर्षित करें और जिससे कि इनका परागण जो है वो सुलभ हो सके, आसान हो सके। इसके लिए वो अपने क्या नाम है बाह्य दलपुंज को रंगीन बना लेते हैं। साथ ही साथ ये खुशबूदार भी होते हैं, इनमें स्मेल भी पाई जाती है ताकि अधिक से अधिक इंसेक्ट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हों और इनके पॉलिनेशन में वो ऑपरेट करें, पॉलिनेशन को सफल बनावे, सक्सेसफुल बनावे। इसके बाद आप एक अंदर की तरफ देखते हैं, एक संरचना होती है अंदर की तरफ, ये वाली संरचना। इस संरचना को जानने से पहले बच्चों एक काम इसका और भी बता दूं कि यह भी प्रोटेक्शन का काम करता है, यह भी प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर बाह्य दल पुंज प्रोटेक्शन का काम करता है तो दल पुंज अंदर वाले भाग का प्रोटेक्शन करता है। दल पुंज जो होता है वो इसके अंदर वाले भाग का प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो दल पुंज के दो कार्य निर्धारित हो गए। एक तो ये कलर्ड होता है, स्मेल होती है, जिसके कारण जो है ये कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और दूसरा ये कि ये अंदर वाले होल्स की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ये तो दोनों सहायक भाग थे उसके। सहायक जनन अंग आप देख रहे हैं ना, ये सहायक जनन अंग, तो ये सहायक जनन अंग दोनों थे, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। इसके बाद अब आप देख पा रहे होंगे ये एक ऐसी संरचना है जो ऊपर की ओर फुली हुई है और नीचे की ओर बारीक तंतु के रूप में बारीक धागेदार संरचना आपको दिखाई पड़ती है। और ये धागेदार संरचना या तंतु संरचना, इसको हम लोग कहते हैं पुतंतु या फिलामेंट। यही वास्तव में इसका नर जननांग है, पुष्प का नर जननांग है, जो यहां से यहां तक फैला हुआ है। वास्तव में फिलामेंट से जुड़ा हुआ ये फुला हुआ भाग और प्लस फिलामेंट, ये वास्तव में इस पुष्प का नर जननांग है। यानी कि फिलामेंट और ये परागकोश, ये फुला हुआ भाग क्या है, परागकोश है। इस परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकण जो मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती हैं, या आप ये कह लीजिए कि ये परागकण इस परागकोश में से जब निकलते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र से पहुँच करके और फिर एक नलीदार संरचना से होते हुए और अपने केंद्रक का विभाजन करने के बाद जब ये कोश पर पहुँचते हैं तो वहाँ आगे की जो फर्टिलाइजेशन की घटना होती है वो कंप्लीट होती है। अभी हम उसका डिस्कशन आगे करेंगे, डिटेल में करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये इसका नर जननांग है, यानी कि पुतंतु और ये परागकोश। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक परागकोश की संरचना बनाएं, परागकोश का टीएस काटें, तो परागकोश के टीएस में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, परागकोश के टीएस में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इसमें दो पालियां होती हैं। परागकोश में दो पालियां होती हैं। ये यहां से देख पा रहे होंगे, ये दो पाली है और ये एक पाली है। मतलब ये कि एक पाली आपकी इधर है और ये पाली इधर है। तो ये पूरा का पूरा ये पाली हो गया और ये पूरा का पूरा ये दूसरा अलग पाली हो गया। और हर पाली में क्या होता है, परागधानियां होती हैं या पॉलन सैक होते हैं। हर पाली में ये देख पा रहे होंगे आप वीडियो में कि ये पॉलन सैक है। इसी प्रकार से इधर भी ये पॉलन सैक है और इधर भी पॉलन सैक है। तो आपने क्या देखा कि एक पाली में दो पॉलन सैक या परागधानियां हैं। एक पाली में दो पॉलन सैक या परागधानियां हैं। इसी तरह से इसमें भी एक पाली में या एक लोब में दो परागधानियां या पॉलन सैक पाए जाते हैं। इन परागधानियों को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया अगर आपने देखा, अगर ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक परागकोश में आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई पड़ गई। तो इस प्रकार से
आपको एक हाफ में, या ये कह लीजिए कि एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरे लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, कुल मिलाकर के ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक टिपिकल परागकोश जो होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। एक टिपिकल परागकोश कैसा होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, अर्थात 4 स्पोरेंजिया इसमें पाई जाती है। अब इस स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। इसमें परागकण बनते हैं या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इन पॉलन ग्रेन्स ही वो संरचनाएं होती हैं जो परागकोश से निकल करके और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इस घटना को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। इस घटना को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अभी हम इसको भी लास्ट क्या कहते हैं, आगे हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये इसका नर जननांग। अब आते हैं इसके मादा जननांग के ऊपर। तो मादा जननांग आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो सबसे ऊपर की तरफ आपको ये कुछ फुली हुई रचना, कुछ गद्दीदार रचना या कुछ बटी हुई रचना, अलग अलग पुष्पों में आप देखते होंगे तो अलग अलग पुष्पों में आपको अलग अलग प्रकार की ये रचनाएं आपको दिखाई पड़ती होंगी। ये कहीं में कटी फटी, कहीं में आप अगर आप गुड़हल का फूल देखें तो उसमें आपको 5 बटी हुई संरचना दिखाई पड़ती होगी। वो वास्तव में क्या है? वो उसका स्टिग्मा है, वो उसका वर्तिकाग्र है। और उसके नीचे ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर होती है। ये ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर स्टाइल कहलाती है, या इसको हम लोग जो है वर्तिका बोलते हैं। और नीचे की ओर एक फुला हुआ भाग होता है जो उस पुष्प का अंडाशय कहलाता है, ओवरी कहलाता है। वास्तव में जो कुछ घटनाएं घटेंगी वो यहाँ पर घटेगी। इसी अंडाशय के अंदर सारी क्रियाएं होंगी। ये क्या काम करता है? वर्तिका का क्या काम करता है? वास्तव में ये लैंडिंग, ये परागकणों के लिए लैंडिंग भाग, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाग है ये, क्योंकि यहीं पर परागकण या पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड करते हैं, यहीं पर कुछ देर स्टे करते हैं और उसके बाद यहीं पर यहाँ पर क्या होता है? कुछ जल होता है, यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स यानी शर्करा होती है। यहाँ पर शर्करा पाई जाती है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो कहने का मतलब ये है कि परागकण ये यहाँ आकर के वर्तिकाग्र गिरते हैं। वास्तव में वर्तिकाग्र स्टिकी चिपकने वाली होती है। तो यहाँ पर परागकण आकर के जब बैठते हैं तो वो एक तरह से उड़ करके चाहे आए पानी के द्वारा जाए हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम से आ रहे हों, चाहे वो पानी के रास्ते से परागकण उड़ करके आ रहे हों, या हवा के द्वारा उड़ करके आ रहे हों, या किसी कीट के द्वारा उड़ करके, किसी कीट के द्वारा लाए जा रहे हों, वो आकर के यहाँ पर इसकी स्टिकी नेचर के नाते यहाँ आकर के जब बैठते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होंगे, लेकिन ये स्टिग्मा जो होती है वो कंपैटिबल होती है। स्टिग्मा क्या करती है? अपने जाति के परागकण को एक्सेप्ट करती है। क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे कीट जो होते हैं वो फ्लावर्स पर बैठते हैं, तो बहुत सारे प्रकार के परागकण उनके शरीर से चिपके होंगे और बहुत सारे प्रकार की परागकण यहाँ पर लैंड करते होंगे। तो क्या सभी परागकण को वो स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं, स्टिग्मा जो होती है वो कंपैटिबल होती है। ओनली दोज पॉलन ग्रेन्स which consist of this species the stigma can accept. तो दिस इज द कंपैटिबिलिटी। स्टिग्मा जो होती है वो काफी कंपैटिबल होती है और वो अपने जाति के परागकण को ही वो एक्सेप्ट करती है, और बाकी के बाद जो परागकण होते हैं वो स्टिग्मा पर नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो परागकण यहाँ पर जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद फिर एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और पॉलन ट्यूब में क्या होता है? जो परागकण यहाँ से निकला होता है उस परागकण का वहाँ पर डिवीजन होता है, 2 केंद्रक बनते हैं, और उन 2 केंद्रकों में से
एक केंद्रक आकर के इस अंड कोशिका से मिल जाता है और निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से ये दो जो केंद्रक हैं, इस एक केंद्रक का इस एक सेल थे और दूसरे केंद्रक का यहाँ जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है या द्वितीय केंद्रक है उनसे फ्यूजन होता है। तो दो प्रकार की यानी दोहरा निषेचन की घटना यहाँ पर होती है। और दोहरा निषेचन जो होता है वो आवृत बीजी पौधों का एक यूनिक फीचर होता है, एक बहुत विशिष्ट गुण होता है। और ये घटना केवल और केवल आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है। और इसकी खोज की थी नवाशी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में इसकी खोज की थी। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि पुष्प के विभिन्न भाग, सभी विभिन्न भागों का आपने क्रमशः अध्ययन किया कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। पुष्पवृंत होता है और उसका अगला भाग क्या होता है, पुष्पासन होता है। उसका अगला भाग क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है। उसका अगला भाग क्या होता है, दलपुंज होता है। और ये नरजनांग आपका आ गया पुमंग, जिसको हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं। ये मादा जननांग स्त्री केसर जिसको बोलते हैं या जायांग बोलते हैं, ये गैनोसियम। बच्चों एक चीज और रह गई है, कई बार हम लोग देखते हैं किसी फ्लावर को, तो फ्लावर के बाह्य दल पुंज में और दल पुंज में, यानी कि आपके कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परिदल पुंज या पेरियंथ बोलते हैं। जब बाह्य दल पुंज और दल पुंज में कोई फर्क न नजर आए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरियंथ बोलते हैं या परिदल पुंज बोलते हैं। अगर तो वो कोरोला लाइक हो, यानी कि अगर वो पेटल की तरह से हो तो उसको हम पेटलाइड बोलते हैं, और अगर वो सेपल की तरह से है तो उसको सेपोलाइड बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये पुष्प के विभिन्न भाग आपको आज पढ़ने को प्राप्त हुए। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अभी कोई आपको ऐसी जानकारी इसमें नहीं बाकी रही होगी जो आपको नहीं बताई गई होगी। फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, यदि इसमें आपको इस वीडियो के अंदर कुछ कमी नजर आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उसको कमेंट करिएगा, ताकि उस समस्या को और रिमूव किया जाए। साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों में, खास करके अपने उन लोगों में जो किसी भी कारणवश स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं या कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए, तो उनके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बहुत ही जिंदा दिल एक कार्यक्रम है। उससे वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं, अपना लाभ ले सकते हैं। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि डे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।